हरगर पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपका ये प्रश्न। क्वेश्चन है, एक टेलीविजन गेम शो में 1,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या की अनुक्रमपाती है या वैध क्रम अनुपाती है। तो चलो, ये हमें टेबल दे रखा है। जैसे जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ती जाएगी और पुरस्कार राशि कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी, ये चेक करेंगे। अगर रिवर्स होगी, कम होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो चलो, पहले हमने देखा कि नंबर ऑफ विनर 1 था तो प्राइस हमारे पास 1,00,000 था। तो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखो, इस केस में क्या बोला था मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अचर सेम आना चाहिए। दोनों केस में 1,00,000 ही आएगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे हम इसी फार्मूले से। ओके, तो 1 × 1,00,000 कर दिया। अब हमारे पास 2 विजेता थे पहले। अब हम चेक करेंगे 4 विनर का, 4 × x1। तो x1 की वैल्यू निकालते हैं अब जरा। तो x1 × 4 ये हमारे पास राइट हैंड साइड में थे, हमने इनको लेफ्ट हैंड साइड में कर लिया, इंटरचेंज हो गए। ये इक्वल टू का निशान था। तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो उस तरफ 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1,00,000 यहाँ पर दे रखा है, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास जो प्राइज मनी आ जाएगी वो इसका जो डिवीजन करके आएगा। तो डिवीजन करके हमारे पास आ जाता है 25,000। तो हमारे पास विनर 4 होने पर प्राइज 25,000 आ जाता है पर विनर को। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे विनर कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, प्राइज मनी पर कैंडिडेट कम होती जा रही है। ओके, तो चलो आप चेक करते हैं x2 के केस में। तो यहाँ पर हम दोबारा से हम वही फैक्टर यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पहला जो फैक्टर है 1 × 1,00,000। ओके, ये हमारे पास x1 y1 है। ओके, अब हमारे पास जो x2 लेंगे हम x2 y2, उसको 5 × x2 करके लिया हमने। ठीक है, तो वही बात, x2 को हमने एक तरफ रख लिया, 5 से हमने उसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, क्योंकि 5 x2 से मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ जाने पर ये डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से 1,00,000 को जब हम डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 20,000। जी हाँ, जब हमारे पास 5 विनर आ जाते हैं तो पर विनर की जो हमारे पास प्राइस है वो 20,000 रह जाता है। इस तरह से हमारे पास विनर बढ़ रहे हैं तो प्राइस कम होता जा रहा है। तो आप समझ रहे होंगे यह रिलेशन क्या दिखा रहा है। जी हाँ, चलो x3 के केस में भी चेक कर लेते हैं। x3 के केस में हम देखते हैं क्या होता है। x3 यहाँ पर लिख लिया, 1 × 1,00,000 डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो 8 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने पर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पर 8 1s द 8, तो 1 2 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कैरी के रूप में, तो 20 आ गया। तो 8 2s द 16, कैरी के रूप में 4 आ जाएगा, 40 8 5s द 40, हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 12,500 रुपये। तो 8 जब विनर आ जाते हैं तो पर विनर हमारे पास आ जाता है 12,500 रुपये। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे हमारे पास ये टेबल आ रहा है। तो कौन सा रिलेशन यहाँ पर शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि विनर बढ़ रहे हैं तो प्राइज मनी कम हो रही है। तो यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात आ रहा है। तो यहाँ पर ये इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। बाकी के भी आपने x4 और x5 निकाल लेने हैं। ओके, ये भी आपको ऐसे ही आएंगे, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन शो करेंगे। ओके, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। तो आप देख रहे होंगे एक पहिया है जिसमें 4 तीलियां लगी हुई हैं, अगले पहिए में 6 तीलियां हैं, उसके अगले पहिए में 8 है। तो आपके पास यहाँ पर टेबल दे रखा है,
उसके अगले पहिए में 10 हो जाएंगी, फिर 12 हो जाएंगी। तो बीच में जो दो तीलियों के बीच में जो एंगल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या तीलियों की संख्या बढ़ने पर एंगल कम होता जाएगा या नहीं? यही इस प्रश्न में हमने चेक करना है। तो चलो शुरू करते हैं इस प्रश्न को। तो हमें पता है जो हमारा पहला कॉलम दे रखा है, नंबर ऑफ स्पोक्स, जो तीलियां 4 हैं तो उनके बीच में जो एंगल है, दो तीलियों के बीच में एंगल है 90 डिग्री आ रहा है। हमने इसको एज अ बेस मान के चलना है। 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 6 इंटू 60 डिग्री। ओके, तो हम चेक करेंगे 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 6 इंटू 60 डिग्री। तो ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई करके कितने आते हैं? 360 डिग्री। तो हमारे पास एक अचर आ चुका है। ओके, कांस्टेंट आ चुका है। अब हमारे पास 4 इंटू 90 डिग्री हमारे पास एक बेस के रूप में हम इसको लेके चलेंगे। ओके, तो हमारे पास एक जो एक्स वाई जो हमारे पास होगा हम इसको ले लेंगे, और सेकंड जो हमारे पास होगा इक्वल टू करके वो x1 y1 हमने सेकंड टर्म को ले लेना है जो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास आ जाता है x1 इंटू 8। हमारे पास 8 तीलियां होने पर एंगल कितना बनेगा ये चेक करना है। ओके, तो x1 हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और 8 से हमने इसको डिवाइड कर दिया दूसरी तरफ। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाता है 45 डिग्री। तो इस तरह से अगर व्हील में हमारे पास 8 तीलियां आ जाती हैं तो दो तीलियों के बीच में जो एंगल आता है 45 डिग्री का आ जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट चेक करते हैं x2 की तरफ। 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू x2 इंटू 10। गॉट इट? तो 10 यहाँ पर आ चुका है। वही बात है, हमने x2 निकालना है। 4 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो सिंपल सी बात है, 0 से 0 इस केस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इंटू 9 आ जाएगा जो कि 36 डिग्री के बराबर होता है। इस तरह से 10 तीलियां आने पर दो तीलियों के बीच में 36 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आप ध्यान से देखें क्या हो रहा है। जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ रही है दो तीलियों के बीच का जो एंगल है वो कम होता जा रहा है। तो ये कौन सा रिलेशन शो कर रहा है? ये शो कर रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन का। जी हाँ, प्रतिलोम अनुपात का रिलेशन शो कर रहा है। इसी तरह से 12 के केस में भी हमने इसको सॉल्व कर लिया। जब 12 हमारे पास तीलियां हो जाएंगी तो दो तीलियों के बीच में जो हमारे पास एंगल आ रहा है वो आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। अब चेक भी कर सकते हैं, 12 को 30 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री आएगा, वही जो हमारे पास पहले था। गॉट इट? तो जो हमारे पास यहाँ पर पार्ट आता है इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वो कह रहा है कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए 15 तीलियां आ जाती हैं तो कितना डिग्री का एंगल होगा? जी हम निकाल लेते हैं इस केस में भी। ठीक है, तो 4 इंटू 90 डिग्री डिवाइड बाई 15, तो हमारे पास कितना डिग्री एंगल आ जाता है देखते हैं। हम यहाँ पर डिवीजन कर रहे हैं। हमारे पास जो आ रहा है 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 डिग्री। जी हाँ, 15 तीलियां होने पर दो तीलियों के बीच में जो एंगल है वो 24 डिग्री आ रहा है। ओके, तो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या है? 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू, ये कह रहा है अगर यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें एंगल दे रखा है 40 डिग्री का। अगर 40 डिग्री का एंगल हो तो कितनी तीलियां होनी चाहिए? चलो करते हैं। अब हमारे पास थोड़ा सा अलग क्वांटिटी दे रखी है। अब एंगल दे रखा है और हमने नंबर ऑफ स्पोक्स निकालनी है, तो निकाल सकते हैं। एक चर का पता होना चाहिए, दूसरा चर निकाल सकते हैं। तो 9 तीलियां यहाँ पर आई, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपका अगला प्रश्न। यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेगी? तो यहाँ पर पहली बारी में 24 बच्चे थे तो हर बच्चे को 5 मिठाई आई। अब देखते हैं बच्चे कम होने पर मिठाई पर क्या असर पड़ेगा, मिठाई बढ़ेगी या घटेगी? तो यही चेक करना है। यहाँ पर हमने टेबल बना दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ स्वीट्स। 24 बच्चे थे तो हर बच्चे को 5 मिठाई आई। अब 20 बच्चे रह जाएंगे, 4 कम है तो 20 रह जाएंगे, तो कितने रहेंगे? ठीक है, तो 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। तो सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन वाला, क्योंकि हमारे पास यू नो दैट
जो इनको मल्टीप्लाई करके आता है वो सेम होता है, तो इस तरह से हम x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर रूल लगा लिया अपना ये, तो डिविजिबिलिटी का रूल भी हम लगा लेते हैं। देखते हैं 5 को 20 से काटा 4, 4 को 24 से काटा 6, तो 6 मिठाई आएंगी हर बच्चे को। अब जैसे ही 20 बच्चे हो जाएंगे तो हर बच्चे को मिठाई आ जाएगी अपनी 6 मिठाई आ जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। सीधी सी बात है, पशु बढ़ेंगे तो जो भोजन है, ठीक है, वो कम पड़ जाएगा। कम तो नहीं पड़ेगा बट जल्दी खत्म हो जाएगा, ये कह सकते हैं हम, ठीक है ना। कम भी पड़ेगा और जल्दी भी खत्म हो जाएगा। तो यही बात है, पशुओं की संख्या जब बढ़ेगी तो भोजन को समाप्त करने का जो समय है वो कम हो जाएगा। तो एक चीज बढ़ रही है, दूसरी घट रही है। आप समझ रहे होंगे ना अब इसका आंसर कैसे आएगा। तो ठीक है, 20 इंटू 6 कर लिया और हमारे पास 10 पशु बढ़ चुके हैं। आप 30 इंटू एक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपने ये डिविजिबिलिटी वाला रूल ओबे करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा कि नंबर ऑफ डेज। अब जब 10 पशु और बढ़ जाएंगे तो जो नंबर ऑफ डेज है वो भोजन जो खत्म हो जाएगा 4 दिन में ही। तो वही बात मैं आपको कह रहा था कि पशु बढ़ते ही दिन जो है कम हो जाएंगे। तो यह एक प्रतिलोम अनुपात का ही उदाहरण था। इस तरह से क्वेश्चन हो गया है आपका सॉल्व। तो अब कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।